नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। पेरिस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी से सेंट गोबिन के सीईओ चेयरमैन बेनोआ बेजिन ने की मुलाकात। अल्स्टोम सीईओ मार्टिन सायन वाइस प्रेसिडेंट फिलिप डलर से मिले। मिस्टारल एआईए के सीईओ और सह संस्थापक ने भी प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोड ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हुई चर्चा। आतंकवाद और नारकोटिक्स के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में नहीं ऑल इज वेल। संसदीय दल की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद। अनिल देसाई, अरविंद सामंत और राजाभाऊ वाजे हुए शामिल, 6 हुए बागी। इक्कीस जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा के मद्देनजर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की उच्च स्तरीय बैठक। तैयारियों की समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश। पारदर्शिता, निष्पक्षता को बनाए रखने पर जोर। और कोची अंग तस्करी मामले में जांच हुई तेज। ईडी ने केरलम के कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों में एक साथ मारी रेड। एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोट्टायम जिलों के मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में रेड से मचा हड़कंप। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार कार्यक्रम विवा टेक 2026 में भाग लेंगे। ये आयोजन सिर्फ एक तकनीकी सम्मेलन नहीं, बल्कि वैश्विक नवाचार इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती भूमिका और यूरोप के साथ उसके गहरे होते सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। विवाटेक को यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी मंच माना जाता है, जहां दुनिया भर के निवेशक, स्टार्टअप्स, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आते हैं। इस वर्ष के आयोजन में भारत की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय मंडप सबसे बड़ा स्थापित किया गया है। ये न केवल भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत को दर्शाता है, बल्कि भारत और यूरोप के बीच तकनीकी सहयोग की बढ़ती संभावनाओं को भी सामने लाता है। मिस्टारल एआई के सीईओ और सह संस्थापक अथमेंज और ऑड्री हपलिन स्टूप वाइस प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एआई के क्षेत्र में ये एक स्टार्टअप कंपनी है। वहीं अल्स्टोम सीईओ मार्टिन सायन, वाइस प्रेसिडेंट फिलिप डलर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। अल्स्टोम ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है। भारत में ये मोबिलिटी को लेकर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने में सहयोग कर रही है। फ्रांस की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट गोबिन के सीईओ चेयरमैन बेनोआ बेजिन से मुलाकात की। दरअसल सेंट गोबिन इंफ्रा और ग्लासेस के क्षेत्र में काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज लगभग हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और न्यायिक व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं है। न्याय तक लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संविधान का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाना, एआई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। एआई के बढ़ते उपयोग और न्याय व्यवस्था में इसके प्रभाव पर लॉ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव मणि से हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने की खास बातचीत। देश की न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लॉ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव मणि जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार पर। मेरा पहला सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉ की बात करें तो आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें ये देखना है कि एआई का यूज़ जो है बहुत ही डिलिजेंट तरीके से किया जाए। हमारा ये आजकल मुहिम है कि हम सभी कानूनों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि हमारे देशवासी अपनी भाषा में उस कानून का उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें और उसकी जानकारी ले सकें। तो इस मुहिम में मुझे बहुत खुशी है कि एआई जो हमारा टूल है उसने बहुत मदद की है और उससे जो हमारा काम बहुत वर्षों में होता था
वो अब कुछ महीनों में हो जाता है और हम जो बहुत बड़े लक्ष्य कानूनों का डिसेमिनेशन और उनकी जानकारी जनता के लिए रखना चाहते थे, वो हम उसको पूरा करने में सक्षम हुए हैं। मैं ये भी इस अवसर पर बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो हमारा संविधान है वो जो 22 भाषाओं में से 19 भाषाओं में हमने फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज़ जो है छापी हैं और उसमें हमको बहुत सहयोग मिला है। पर अन्य कानूनों को जो संसद पास करती है उसको हम लोग AI की मदद से जानकारी के लिए आमजन को प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इसमें मैं अपने विभाग की तरफ से AI का ये योगदान को एक्नॉलेज करता हूँ। इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जब से BNS आया है तब से हम ये देख रहे हैं कि कन्विक्शन में काफ़ी तेज़ी आई है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो सरकार का ये तीनों क्रिमिनल लॉज को बदलने का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और अब आने वाले समय में आप सारे फ़ायदों को और भी नज़दीकी से देख पाएंगे। जो हमारे कॉलोनियल एरा के कानून थे, ये IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, उसको बदलकर जो दंड व्यवस्था से न्याय व्यवस्था की जो मुहिम जो भारत सरकार ने चलाई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, उसके बहुत बहुआयामी प्रभाव हमको आने वाले समय में मिलेंगे। जो यूज़ ऑफ फॉरेंसिक्स, ऑडियो विजुअल मोड्स ऑफ टेकिंग एविडेंस, और इससे सारी प्रक्रिया में, जो ट्रायल की प्रक्रिया में बहुत गति आई है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के AI का किस तरह से सीधा फायदा आम जनता को हो, इसकी पूरी कोशिश लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से की जा रही है, ये साफ तौर से इनका कहना है। कैमरामैन AK के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ये पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जानी है। बैठक में शिक्षा मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में शिक्षा सचिव संजय कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी और NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने परीक्षा की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स पर विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी सभी राज्यों में जाकर परीक्षा संबंधी गतिविधियों का समन्वय करेंगे और DG NTA के नेतृत्व वाले कमांड सेंटर को रिपोर्ट देंगे। छात्रों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे बैठने की व्यवस्था और पेयजल सुनिश्चित किया जाएगा। NTA महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। बैठक में परीक्षा तैयारियों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, शिकायत निवारण तंत्र और दिशा निर्देशों के अनुपालन जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। देश भर से जुड़े 222 प्रतिभागियों ने वर्चुअल और भौतिक दोनों माध्यमों से बैठक में भाग लिया और परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। भारत को पहली बार 2026 के हज प्रबंधन, समन्वय और संचार व्यवस्था और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सऊदी अरब ने 2 प्रतिष्ठित लबायतुम अवार्ड प्रदान किए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हज 2027 की तैयारियों और हज 2026 की समीक्षा और आगामी तैयारी से जुड़ी बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हज 2026 भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस वर्ष 1,75,000 से अधिक भारतीय तीर्थयात्रियों ने हज किया। इस दौरान भारतीय हज मिशन ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई। किरण रिजिजू ने कहा कि हज सुविधा ऐप हज यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। अगले वर्ष होने वाली हज की तैयारियों को लेकर मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उन्होंने गुरुवार को पहली बैठक भी की। हिंदुस्तान का इतिहास में सबसे अच्छा कामयाब हज 2026 का रहा है। इसका नतीजा 2 अवार्ड हमको मिले हैं। टोटल मैनेजमेंट, हज किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और इतने लाखों के संख्या में हज यात्री वहाँ होते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान को जो 2 अवार्ड मिले हैं, इसके लिए मैं पूरे हज के मैनेजमेंट टीम, मेरे मिनिस्ट्री के जो
ऑफिसर्स हैं और बाकी जितने मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जैसे सिविल एविएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी मैं शुक्रगुजार देना चाहता हूँ। सबका मिलन से हमको ये अवार्ड मिला है। देश में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री परिवहन सेवाएं पूरी तरह सुचारू और नियंत्रण में हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि देश की सभी रिफाइनरी अपना अधिकतम क्षमता के साथ काम कर रही हैं। देश भर में खुदरा बिक्री केंद्रों और डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। वहीं एलपीजी आपूर्ति की स्थिति और बेहतर हुई है और इसका बैकलॉग घटकर मात्र 3.1 दिन रह गया है। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में मांग और आपूर्ति में बेहतर प्रबंधन का प्रमाण देखने को मिला है। इस दौरान 1.36 करोड़ बुकिंग के मुकाबले 1.47 करोड़ सिलेंडरों की डिलीवरी पूरी की गई है, जो आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को दिखाता है। नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और इसी पीरियड के दौरान 22,945 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और 1.98 लाख 5 केजी सिलेंडर्स की भी सेल की गई है तथा 1334 कैंप हुए हैं, जिन कैंप्स में 19,100 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। देश में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि प्राइवेट नेचुरल गैस के नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। मार्च 2026 से अब तक देश भर में 10.02 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन चालू किए गए हैं। मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 9.94 लाख न्यू कस्टमर्स पीएनजी के लिए रजिस्टर हुए हैं। 17/6/2026 तक लगभग 99,100 पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। 1 जून से लेकर अभी तक 7,630 टन्स C3C4 मॉलिक्यूल्स और 6,230 टन्स ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल की गई है। पिछले 3 दिनों में एलपीजी से संबंधित 21 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 1056 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने देश की समुद्री व्यापार स्थिति और नाविकों की सुरक्षा को लेकर एक सकारात्मक अपडेट दिया है। मंत्रालय के निदेशक पीयूष कुमार शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से ऊर्जा संसाधनों की आवाजाही और भारतीय नाविकों की सुरक्षित घर वापसी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। That the Malta flag LNG carrier Disha had crossed Strait of Hormuz on 15 June, carrying about 62,370 metric ton of LNG cargo. The vessel is expected to berth at Dahej tomorrow morning. The control room set up at DG Shipping has handled more than 13,187 calls and more than 29,376 emails. In the last 72 hours, a total of 450 calls and 1,077 emails have been received from seafarers. The Ministry, through the Director General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 3,639 seafarers so far, including 47 in the last 72 hours. Port operations across India remain normal with no congestion reported. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की सूची से अयोग्य लाभार्थियों के नाम हटाए जाने के बाद नए पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी किए जा सकते हैं। स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम की शुभारंभ और सम्मान समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि अयोग्य लाभार्थियों को हटाने की कार्रवाई राज्यों ने अपने अपने मानदंडों के आधार पर की है, न कि
केंद्र सरकार ने। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्यों को पात्र लोगों के नाम जोड़ने की अनुमति दी गई है और विभिन्न राज्य सरकारें नए राशन कार्ड जारी कर सकती हैं। कुछ राज्यों ने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, जबकि कुछ राज्यों में अभी भी अयोग्य लाभार्थियों की पहचान का कार्य जारी है। If there are eligible beneficiaries, we have allowed them to add. So they have added, all put together, now it is 79 crores. 79 crores, and wherever there is a space available, vacancies available, state are permitted to do that. So we don't want to, Government of India is not interested in saving. Government of India want to give the people who are really in need. That is the purpose of this. 80 crore will remain, and wherever, whichever states are having vacancy, after doing this exercise, they are free to add eligible people. 2.21 crore has been deleted by the various states ration cards. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को कृषि निर्यात का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के उद्देश्य से एपीजा यानी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने वाराणसी में अपना कार्यालय स्थापित किया है। वाराणसी और इसके आसपास के जिलों के किसानों से एफपीओ बनवाकर एपीडो और ने कृषि उत्पाद को निर्यात कराना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने वाराणसी के बगल में ही स्थित चुनार में सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात केंद्र का निर्माण लगभग पूर्ण होने के कगार पर है, जिससे एक ही भवन में निर्यात से संबंधित 5 विभागों की सुविधाएं एक छत के नीचे मिल सकेंगी, जिसको लेकर किसानों के बीच काफी उत्साह है। वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल जो हमारे पूर्वांचल के बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ के ज़िले हैं, यहाँ किसानों के साथ हम लोगों ने एफपीओ के साथ जो निर्यात से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 50 से ऊपर एफपीओ आज आए। बाहर में निर्यात करने के लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं, लॉजिस्टिक में आ रहे हैं, हमारे मार्केट में आ रहे हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, और उसी क्रम में हमने एक अच्छी कंपनी जो दुबई की है, ट्रांसवर्ड, उनको हमने इनवाइट किया। प्रोसेसिंग जो हमारी सब्जियां, किसानों की जो सब्जियां हैं, जो सेकेंड ग्रेड की भी होती हैं, जिनका कि बाज़ार में बहुत अच्छी कीमत नहीं होती, लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, उनको हम प्रोसेसिंग फ्रोजन करके कैसे विदेश में भेजें, उसके लिए भी आज यहाँ पे चर्चा हुई, ताकि अधिक से अधिक किसानों को उसका सीधे लाभ मिल सके। वाराणसी और आसपास के जिलों के किसानों से इन सुविधाओं के बारे में और ज़्यादा बात की हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह ने। एपीडा की खासियत है कि वो लगातार किसानों के संपर्क में रहता है। पीओज कितने ढेर सारे रजिस्टर करा दिए हैं, केवल इसलिए कि जो कृषि उत्पाद हैं वो विदेशों में निर्यात किए जा सकें। जो एपीडा की भूमिका है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात केंद्र भी चुनार में बनने जा रहा है, तो ढेर सारी और ऑफिसेज खुल जाएंगी। वाराणसी के आसपास के ज़िलों के किसान हैं जिनके पीओज हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि जो चुनार में सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात केंद्र खुलेगा, इससे आप लोगों को क्या लाभ? सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। एक्सपोर्ट करने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी। एपीडा के साथ साथ वहाँ जो 5 अन्य विभाग, एमपीडा, स्पाइस और ये पैकेजिंग, जो सारे विभाग हैं, ये सर हम लोग के चैलेंजेस थे। हम लोग जो एक्सपोर्ट क्वालिटी माल भेजने के लिए, तो वहाँ सर अब एक छत के नीचे जो सारी चीज़ें ऑफिस खुल रही हैं, उसके लिए हम लोग का बहुत फ़ायदा होगा कि हम लोग एक जगह से सारी चीज़ों को लाइसेंस प्राप्त करेंगे और ट्रेनिंग लेंगे और आराम से फिर हम काम को आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की रहती थी पैकेजिंग की, और वो पैकेजिंग की समस्या हम लोगों की दूर हो जाएगी। क्वालिटी का वहाँ चेक भी हो जाएगा और हमारा सामान वहाँ से वापस होने का खतरा हमारा टल जाएगा। पूर्वांचल में कृषि निर्यात के यात्रा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। एपीडा ने जो काम किया है उसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं किसानों को मिल जाएंगी, जो भागना पड़ता है वो भागना नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ से कंटेनर बना के मुंबई भेजें और मुंबई से सी पोर्ट के द्वारा हम लोगों का मिर्च बाहर के देशों में जा। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात केंद्र खुलने जा रहा है चुनार में, उसका लाभ इन किसानों को मिलेगा। चूँकि ये काफ़ी जागरूक हैं, एफपीओज बना के ऑलरेडी निर्यात कर रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं जैसे पैकेजिंग है, चेकिंग का काम है, वो एक छत के नीचे होगा,
जिससे कि इनका समय भी बचेगा और ऊर्जा भी बचेगी, साथ ही लागत में भी कमी आएगी। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से 20 जून को विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल अभियान के तहत कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और रेलवे से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम को किसानों और ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त तारकेश्वर से जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 18,880 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे। अकेले पश्चिम बंगाल के 45 लाख से अधिक किसानों को लगभग 907 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत भी होगी, जो पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झारग्राम जिलों में लागू होगी। इसका उद्देश्य खेती की उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण, भंडारण और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये कार्यक्रम पूर्वी भारत, खासकर पश्चिम बंगाल के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम साबित होगा। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आयोजन की उल्टी गिनती के बीच संयुक्त अरब अमीरात में योग एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। UAE के विभिन्न अमीरात में योग अब छोटे सामुदायिक आयोजनों से आगे बढ़कर एक व्यापक वेलनेस मूवमेंट का रूप ले चुका है। स्कूलों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक संस्थानों में योग को दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाया जा रहा है। अबू धाबी और दुबई में भारतीय दूतावास और भारतीय महावाणिज्य दूतावास, सामुदायिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से योग जागरूकता अभियान चल रहे हैं। इंडियन पीपुल्स फोरम, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया और अरब रीजन योगा इंस्ट्रक्टर्स काउंसिल जैसे संगठनों की मदद से सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में बड़े पैमाने पर योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। दुबई में प्रतिष्ठित सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग सत्रों के साथ साथ कार्यालयों और संस्थानों में चेयर योग जैसी पहले भी लोकप्रिय हो रही हैं। शारजा और अजमान में परिवारों, युवाओं और सांस्कृतिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली है। वहीं अबू धाबी के कई स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए विशेष योग सत्र आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य कम उम्र से ही तनाव प्रबंधन, एकाग्रता और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले UAE में योग की बढ़ती स्वीकार्यता इस बात को रेखांकित करती है कि भारत की प्राचीन परंपरा अब वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और सामुदायिक जुड़ाव का प्रभावी माध्यम बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 101 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बाद में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दोनों दलों को भ्रष्ट बताया और आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने केवल अपने अपने परिवारों के हित में काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए गरीबों का मतलब नेहरू गांधी परिवार हैं, जबकि सपा के लिए गरीबों का मतलब सैफई परिवार तक सीमित है। इसके अलावा वे किसी के बारे में नहीं सोच सकते। अगर विकास में बाधा थी तो गलत लोग जब चुन के जाते थे, गलत लोगों की सरकार बनती थी, उनकी सोच संकुचित थी।
याद करिए, एक सोच वह थी जो सफाई को ही प्रदेश मान लेती थी, और एक मोदी जी की सोच है, पूरे भारत को ही उन्होंने अपना घर माना है और भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश ही घर है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।